मैं हूं आपकी होस्ट हिफ्जा ताहिर। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम देश परदेश विद शाहिद इकबाल भट्टी एपिसोड 3। मैं आपको सबसे पहले ये बताती चलूं कि इस प्रोग्राम के जो मेन होस्ट हैं असगर हारिस साहब, वो ट्रैफिक में स्टक होने की वजह से नहीं पहुंच पाए, तो आप उनको नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे जिस प्रोग्राम का नाम है फाइनेंशियल रिव्यूज़। इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट शाहिद इकबाल भट्टी साहब। उनसे हम पूछेंगे कि वो अपने पिछले प्रोग्राम की निस्बत इस प्रोग्राम में हमसे किस तरह की गुफ्तगू करेंगे। हम पूछेंगे उनसे कुछ सवाल और वो देंगे उसके कुछ जवाब। तो मैं ये चाहूँगी कि जो सवाल मेरे दिमाग में हैं और जो सवाल हमारे देखने वालों के दिमाग में हैं, जैसे कि वो आपको पिछले शोज़ में बताते आए हैं कि भाई ये नंबर है और इस नंबर पर कॉल करके आप मुझसे सॉल्यूशंस ले सकते हैं। तो सर शाहिद इकबाल भट्टी साहब से पूछने जा रही हूँ कुछ सवाल और इनके पास है मेरे सवालों के जवाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र है। सर मुझे ये बताएं, आप अपने पिछले हर प्रोग्राम में कहते आए हैं कि जो पाकिस्तानी बच्चे हैं वो बाहर जाके तालीम हासिल करने का शौक़ रखते हैं, तो ऐसा क्यों है कि वो अपने पाकिस्तान में रहते हुए बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं? बहुत शुक्रिया हिफ्जा। एक तो मेरे लिए थैंक यू वेरी मच इन द एब्सेंस ऑफ असगर हारिस आपके साथ पहला प्रोग्राम नो इशू सर, नो। मेरी गुड विशेस है आपके लिए एंड इट्स वेरी मच टफ कि जो मेरा कॉम्बिनेशन जो केमिस्ट्री में और हारिस असगर कर रहे हैं तो उसको आप कैच करें और अवाम तक पहुँचाएं, ये टफ काम है। तो मैं आपको एडवांस में मुबारक देता हूँ इसकी। इसका ये देश परदेश जो प्रोग्राम है इसका लिंक पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर के ममालिक के साथ और स्पेशली जहाँ पे पाकिस्तानी आबाद है। तो मैं अक्सर अपने चैनल्स पे भी और स्पेशली तुम न्यूज़ के जितने भी अभी तक मैं प्रोग्राम्स कर चुका हूँ उसको अगर मैं समअप करूँ तो 10 एपिसोड्स मेरी तुम न्यूज़ पे हो चुकी हैं, जिसमें मेरा फाइनेंशियल रिव्यू प्रोग्राम भी है, देश परदेश भी है और कुछ मेरे जो अपने पर्सनल सॉल्यूशंस और स्लोगन्स चले इस पे, जिसमें सर्विस टू द ह्यूमैनिटी, लाइफ इज़ प्रेशियस, आफत के बाद आफियत, ठीक है, ये सारे प्रोग्राम हैं। मैं देश और प्रदेश का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा हर इस देश में रहने वाला बच्चा जो यूथ एम्पावरमेंट की मैं बात करता हूँ, जो बच्चा 10 क्लास से लेके और मास्टर्स तक बच्चा या बच्ची जो मेल और फीमेल दोनों जो हैं, जब मैं उनके सेमिनार्स कंडक्ट करता हूँ, वेबिनार्स करता हूँ, उनको करियर काउंसलिंग के तौर पे लेता हूँ, करियर काउंसलर भी हूँ मैं, जब उनसे बातचीत करता हूँ, उनको एम्पावरमेंट की बात करता हूँ, उनको रोज़गार की बात करता हूँ, तो जो मेरी फीलिंग्स हैं जब मैं उनसे क्वेश्चनिंग क्रॉस क्वेश्चनिंग करता हूँ, जो 10-12 मेरे टिपिकल सवालात होते हैं, तो मैंने ये जज किया है कि हमारी जो यूथ है वो इस देश से प्यार तो करती है लेकिन वो अपना करियर बाहर बनाना चाहती है। सर ऐसा क्यों है? उसकी वजह है कि देखें, सोशल मीडिया आप भी मोबाइल यूज़ कर रही हैं, मैं भी करता हूँ, एक इमेजिनेशन, एक ड्रीमिंग, एक फैंटेसी लाइफ में आ जाती है। हर चीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल है। मैंने भी तो अपना करियर मैं बाहर छोड़ के बैठा हूं। बाहर के मेरे साथ जो आपके होस्ट होते हैं यहाँ पे, असगर साहब, हारिस साहब, जिसको मैं हारिस का नाम देता हूँ, हाँ जी जी, हम सब लोग पाकिस्तान में बाहर से आए हैं। हमारी सारी हार्ड ट्रेनिंग बाहर से थी। जी हाँ, मैंने तो फिर सर यही तो बात है कि देखिए आप भी पाकिस्तान, मैं आपको ये बता देता हूँ ना, जब मैं बाहर 90s में गया तो आप मुझे यही बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी और बड़ी 90s में भी इस चीज की फैंटेसी थी कि बच्चा कहता था मैंने बाहर जाके मेरी बात को, मैं अगर इतना ब्रिलियंट उस वक्त होता कि स्कॉलरशिप मेरा आता, ठीक है, तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी या यूईटी में अपने पेड प्रोग्राम के साथ अपनी एजुकेशन को कंप्लीट ना करता, मैं मेरिट पे जाता। तो हर बच्चा टॉप ऑफ द टॉप तो नहीं होता, एवरेज क्लास ज़्यादा होते हैं, टॉपर तो एक आध होता है, या लोअर क्लास ज़्यादा होते हैं। जो सेंटर वाले मेरे जैसे बच्चे थे उस वक्त, पाकिस्तान में उस वक्त प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, ऑनलाइन नहीं था, ये फैसिलिटीज़ नहीं थी। अब देखें लाहौर जैसे हमारे शहर में कितनी यूनिवर्सिटीज़ खुल चुकी हैं। आप अनलिमिटेड सर, अब तो अच्छा मुझे ये बताएं, 90s में कितने मेडिकल के कॉलेजेस कितने थे? प्राइवेट नहीं थे। अब सर प्राइवेट का रुझान अब बढ़ा है, पहले गवर्नमेंट था। अच्छा, जब पाकिस्तान में हर फैसिलिटी इस देश में प्रोड्यूस हो गई और बच्चे यहाँ पे रह के अपनी डिग्रीज को कर सकते हैं और वो अपने आप को
mentally, physically, socially, educationally पावर उनके पास मौजूद है एम्पावर होने के लिए, लेकिन वो बाहर जाने का जो रुझान रखते हैं, परदेश में जाने का, वो आज़ादी के लिए चाहते हैं। लेकिन सर ये देखें, ये मेरी फीलिंग्स हैं जो मैं फील करता हूँ, क्योंकि मेरी कितनी, मैंने तकरीबन मोर देन 50,000 बच्चों को पिछले 2 सालों में चेक किया। उनको मैंने इंटर्नशिप प्रोग्राम के थ्रू भी किया, उनको फाइनेंशियल एक्सपर्टीज में भी ला के चेक किया। ये सारी चीज़ें जब मैंने चेक की तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हर बच्चा बाहर इसलिए जाना चाहता है कि वो बाहर कोई भी काम करके अपनी इनकम कर ले, लेकिन यहाँ पे वो छोटा काम करके छोटी इनकम नहीं करना चाहता। लेकिन सर हर बच्चा बाहर जा भी तो नहीं सकता। देखें जो लोअर क्लास तबका है हमारे यहाँ पे, वो भी ये ख्वाहिश रखता है हम बाहर जाके पढ़े, ठीक है, चाहे वो टॉप क्लास का बच्चा हो, ठीक है, पोजीशन होल्डर हो, लेकिन वो नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है। और यहाँ पे जो एलीट क्लास के बच्चे ना भी पढ़ते हो, यहाँ पे 0 मार्क्स भी लेते हो, फेल भी होते हैं, वो भी बाहर जाके भाई। अच्छा, ये जो अभी आपने मेरे ब्रांड का नाम ले दिया, आपने स्टेटस को की बात करनी है, एलीट ब्रांड की बात नहीं करनी, ठीक है। एलीट इज ए सिंबल ऑफ परफेक्शन, लेकिन आप बात सही कर रही हैं। देखिए एलीट जो है ना, वो मेंटली एलीट बच्चे को बनाता है कि वो उसकी कैपेसिटी कितनी है। वो E स्टैंड फॉर एलिगेंट, L स्टैंड फॉर लेजेंड, I स्टैंड फॉर इंटेलिजेंट, फिर ELI, फिर T टैलेंटेड, फिर आखिरी जो E है एम्पावरमेंट का है कि अगर किसी बच्चे में ये सलाहियत होगी तो वो एलीट बनेगा। ये एलीट वो नहीं है जो इमरान खान एलीट में नवाज शरीफ को लेके जाता है, ये एलीट परफेक्शन के मामले में है। एलीट क्लब्स होते हैं, खूबसूरत क्लब होते हैं, बड़े लोगों के क्लब होते हैं, वहाँ पे आपकी ग्रूमिंग होती है। बच्चे सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं जाते, बच्चे वहाँ पे आज़ादी और इनकम के चक्कर में जाते हैं, क्योंकि उनको ये यकीन नहीं है कि उनका फ्यूचर इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से और आज़ादी के हिसाब से यहाँ पे सिक्योर है। यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है। मैंने कहा ना, देखें मेरा जो इदारा इस वक्त काम कर रहा है, जिसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको पावर्ड करता है, हमने पूरी दुनिया में सेमिनार्स करके देख लिए, ओवरसीज करके देख लिए, कॉन्फ्रेंसेस करके देख ली, और MDRT दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है जो फाइनेंशियल एक्सपर्टीज। ये तो आपकी और मेरी सोच है ना कि जिस तरह आपने एलीट को एलेबोरेट किया है, लेकिन ये देखिए अगर यहाँ पर कोई बच्चा पढ़ रहा है, कितने केसेस ऐसे हैं, साथ साथ उबर चला रहा है, करीम चला रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लोग उसको क्या कहते हैं, तू गड्डी चला रहा है, और यही जाके वो दुबई में चलाए। अच्छा, दुबई में अमेरिका में भी कैब्स चलाते हैं, उनको कैब्स कहते हैं ना। तो लोगों की सोच है ना, फिर हमने नहीं, देखें जो पीयर प्रेशर है ना, वी हैव टू रिमूव दैट। बिल्कुल सर, ये आप सोच कह रही हैं, ये आपने मुआशरे को दी, ये आपने भी सोचा, हम वहाँ नहीं सोचते जब बाहर रहते हैं, ठीक है। वहाँ रहते हुए हम कोशिश करते हैं पाकिस्तान पैसे भेजें। अभी रोशन पाकिस्तान अकाउंट खुला तो रीजनेबल अमाउंट यहाँ पे आई, ठीक है। मैं आप अगर ये सवाल कर रही हैं तो मैं अगला ये जवाब दूंगा कि ये सिर्फ एजुकेशन का मसला नहीं है। हम यहाँ से एजुकेशन भी ले लें तो हमारी ड्रीमिंग में जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हैं। अच्छा, ये फिर नेशनलिटी लेने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, माइग्रेशन चाहते हैं, इमिग्रेशन के चक्करों में हम पड़ जाते हैं। इसका मतलब है कि खान साहब ने जो तब्दीली का नारा दिया था कि पाकिस्तान में प्रदेश के लोग इस देश में आएंगे, ये ख्वाब था ना। पिछले 5 सालों में आप यंग हो, आपको आज से 20 साल पहले ये नहीं देखा कि क्या हुआ। आप बात करते हैं यूथ एम्पावरमेंट पे, 70 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है सर, पाकिस्तान को आजाद हुए, कितनी हुकूमतें आई, कितनी गई, हर कोई आके नारा लगाता है नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान, ये कर देंगे, वो रोशन कर पाकिस्तान, रोशन, जी सर, रोशन पाकिस्तान, और बना दिया राशन पाकिस्तान। हाँ जी, ये मेरा स्लोगन और एट द एंड क्या होता है, ना जॉब्स मिलती हैं, ना स्टडी मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता सर। बच्चा कहता है बाहर जाना, मैंने क्यों नहीं चेंज आ रहा मुआशरे। आपने बड़ी अच्छी गूगली जो की है इस वक्त, अगर मैंने आपका सवाल चीट नहीं किया लेकिन आपने मेरा जवाब जो है ना वो छुपा रही हैं आप। इसमें मैं पाकिस्तानी अवाम को और स्पेशली जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ। आप तुम न्यूज़ से आपकी होस्टिंग में, और मैं अपने दोस्त हारिस को मिस कर रहा हूँ इस वक्त। अल्लाह करे कि वो ट्रैफिक में आ जाए, मैं फाइनेंशियल ड्यूरिंग शो नहीं दे रहा, मैंने उनको मैं बता रही हूँ, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन बात ये है कि आपने जो क्वेश्चन किया ना कि 70 सालों में सब नारे वाले आए,
नारा नहीं आए, और ना ही पानी को खारा करने वाले आए, पानी पिलाने वाले नहीं आए। जो ये तब्दीली का नारा लेके आए थे, तो ये इन्होंने तब्दीली अपने माइंडसेट के साथ कर दी, जो हमें उल्टा पड़ रही है इस वक्त, जो मेरी फीलिंग्स है और सबकी फीलिंग्स होती जा रही। 2 साल गुजर चुके हैं, मैं आपसे बिल्कुल एग्री कर रहा हूं। देखें, हमें 50 लाख घर नहीं देने, ना हम दे सकते हैं। लाहौर में कितना बड़ा शहर है, 1.5-2 करोड़ की पॉपुलेशन अगर सराउंडिंग को लगा लें, हम इस डिवीजन को लगा लें, 2-2.5 करोड़ के शहर में 50 लाख घर नहीं होंगे। मैं आपको सही कह रहा हूँ। तो आप 5 सालों में कहीं में 50 लाख, इनरेलेवेंट मिसकैलकुलेटेड नारे हर बंदे ने दिए हैं। और आप अभी यंग हैं, मैं आपको बता दूं कि ये नारा नया नहीं है। हर 20 साल के बाद 10 साल का जो एक रिजीम होता है ना, ठीक है, हालांकि किसी ने किसी को कहा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो जो रजीम है ना वो औज़ बिल्लाह से शुरू होकर उस रजीम पे जाता है। तो ये रजीम को उसके साथ लिंक कर रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह आजकल के लोग, कि रजीम का वहाँ पे भी तस्करा है जब औज़ बिल्लाह के साथ ये शुरू हुआ। और रजीम का लफ्ज़ हालांकि ये अरेबिक है, उसको इंग्लिश में देख लें कि वो ज़माना, ठीक हो गया। तो वो जो ज़माना है, हर 20 साल के बाद पुराना चूरन नई पैकिंग में पक्की करके बेचा जा रहा है। चेहरे बदल जाते हैं, चूरन वही है। कभी रोटी कपड़ा मकान, कभी हिंदो पाकिस्तान, कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान, कभी पाकिस्तान अफगानिस्तान, कभी पाकिस्तान, कभी अफगानी पाकिस्तान, फिर रोटी कपड़ा मकान, और फिर रोटी कपड़ा मकान, फिर दाल चीनी आटा रोटी, ये आना, फिर बिजली पानी, फिर बिजली। देखिए, ये उलझाया जाता है सिर्फ और सिर्फ एम्पावरमेंट के लिए। मैं यूथ एम्पावरमेंट की बात कर रहा हूँ ना। जिस वक्त हमारा स्टेटस को और हमारी अशराफिया और हमारे ये जो लोग इस गेम में पड़ चुके हुए हैं, अवाम नहीं, अवाम में से निकले हुए लोग इस गेम में पड़ चुके हुए हैं, यूथ एम्पावरमेंट की बात जब भी कोई करेगा वो कामयाब होगा। और जब वो यूथ से एम्पावरमेंट छीन के अपने पास ले जाते हैं तो वो यूथ को भी बेरोजगार कर देते हैं और हमारे घरों के चूल्हे भी बुझा देते हैं। पावर तो यूथ है, दुनिया का देखिए 6 नंबर का मुल्क है पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एटॉमिक पावर के लिहाज से 7वें नंबर का, इस्लामिक दुनिया का पहला, और दुनिया में सबसे ज्यादा जो यूथ जनरेशन है वो पाकिस्तान में है। यहाँ पे हर बच्चा, मैं जिससे पूछता हूँ, वो नौकरी मांगता है, वो काम नहीं करना चाहता, वो कोई इनोवेशन नहीं चाहता। कोई बच्चा नौकरी माइंडसेट का रहा ही नहीं प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ के। अच्छा, लेकिन वो मांगता तो नौकरी है। बिल्कुल ऐसे है। जब उसको कहा जाता है कि काम करें, वो काम नहीं करना चाहता। नौकरी का मतलब है, ये साम्राज्य काम था कि साम्राज्य आपको नौकर रखते थे, एक टास्क देते थे, उसकी उजरत आपको देते थे। हमारे बच्चे जब काम करने का सोच लेंगे ना, और काम काम काम, ये कहा जाता है फार्मूला है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों से काम किया, तिजारत की बात की, तो उसमें कौन सी शेमफुल चीज है जी? मजाइका नहीं है। अगर मैं मोची कहलवाऊंगा तो मैं बुरा महसूस करूंगा, कॉपलर कहलवाऊंगा तो ठीक रहूंगा, मैं नाई कहलवाऊंगा तो बुरा करूंगा, मैं सैलून चलाऊंगा तो ठीक करूंगा, ठीक है, मैं चादरी कहलवाऊंगा तो मैं बुरा करूंगा, चौधरी कहलवाऊंगा तो मैं वडेरा बन जाऊंगा। तो ये जो चीजों का माइंड सेट है ना, एजुकेशन की लिटरेसी कम होने की वजह से, जो आपने कहा पीयर प्रेशर और सोशल प्रेशर, हाँ हाँ, यहाँ पे मैं आपसे शेयर करता हूँ। मेरे पास एक स्वीपर काम करता है, चंदा इकट्ठा कर रहा था। मैंने कहा, उसने पिछले 2 हफ्ते पहले अपनी शादी पे मटन के 6 देगे और चावलों की 4 देगे की हैं, मटन चंदा इकट्ठा करके। सर, आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता। आप ये स्वीपर है। हाँ। मैंने कहा कि तुमने चंदा इकट्ठा करके ये कर रहे हो, तो कहता पट्टी साहब मैं बरादरी से अपना नक नहीं कटवाना। सर, यही तो बात है ना, ये बरादरी है। फिर जब हमारे बच्चे बाहर जाके कुत्ते नहलाते हैं, शॉप्स पे कपड़ा मारते हैं, बूट पॉलिशिंग करते हैं, 2-2 घंटे खड़े, काम में बुराई नहीं है, नीयत में बुराई है।
سر مجھے یہ بتائیں آج کل جو FATF کا جو ورچوئل اجلاس چل رہا ہے پاکستانی معیشت پر اور ایک عام بندے کی زندگی پر اس کا کیسا اثر پڑے گا, یا مثبت پڑے گا یا منفی پڑے گا؟ دیکھیں پاکستان انڈاکومنٹڈ. اور سر ایک سوال تھوڑا سا اور ہے, لینتھی ہے, کہ آپ کے ادارے کا اس میں کیا رول ہے؟ چلیں ٹھیک ہے, میں اس کو سم اپ کر دوں. بالکل بالکل. دیکھیں FATF پاکستان کو اس لیے وہ اسکروٹنگ اس کی کر رہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی اس سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ انڈاکومنٹڈ ہے. یعنی ٹیکس کلیکشن جو ڈائریکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, انڈائریکٹ ہڈن بہت کم ہے, اور پتہ نہیں چلتا. ٹیکس ہم سبھی دے رہے ہیں, لیکن اچھا اگر ٹیکس ہم ہر چیز پہ دے رہے ہیں لیکن ہم فائلر نہیں ہیں. ہم جب فائلر نہیں ہیں تو ہم ڈاکومنٹڈ نہیں ہیں. جب ہم ڈاکومنٹڈ نہیں ہیں, انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے, تو FATF میں اگر ہم گرے لسٹ سے بچ گئے, اور اللہ تعالیٰ میں گرے لسٹ سے بچائے اور بلیک میں نہ لے کے جائے. اور سر پاسبلٹی ہے؟ پاسبلٹی میں 50-50 ہوں. دیکھیں ابھی تک ہمارے جو ٹیررزم کی منی لانڈرنگ کی جو منی ٹریلز ہیں نا, یہ جو اتنا شور اور ولولہ مچا ہوا ہے جس میں PDM بن گیا اور یہ انسٹیبلٹی آف دا کنٹری بن رہی ہے, اس میں یہ ساری چیزیں پہلے لیگل تھی. منی لانڈرنگ اب ہمارا حصہ بن چکا ہوا تھا, ٹھیک ہے, ہم سب کچھ کر چکے ہوئے تھے, لیکن آپ نے پھر میرے ادارے کو اندر لنک کر لیا کہ فائنینشیل جو سروسز میں کردار ہونا چاہیے نا. دیکھیں میری کمپنی جو ہے جن کے ساتھ میں 24 سالوں سے ہوں, وہ خود بڑی پریشان ہے اس معاملے میں کہ آپ صرف ٹیکس پیئر نہیں ہیں, آپ کو اپنی انکم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اب یہ کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ انکم میں نے کما تو لی ہے, اس میں بھلے میں نے ٹیکس نہیں دیا لیکن اس کو بچانا کیسے. اچھا, اس فیئر نے اکانومی کے جو کوالٹی فیکٹرز ہوتے ہیں اس کو پش کر کے, یہ انسٹیبلٹی کر کے, یہ غربت میں ہم اتنے انفلیشن ہائی کر دیا ہے کہ جو کہ 20% کو ہماری انفلیشن ٹچ کر رہی ہے. اس پورے خطے میں جب تک یہ تلوار لٹک رہی ہے, یہ نہ تو UAE پہ لٹک رہی ہے, نہ رشین سٹیٹ پہ لٹک رہی ہے, پاکستان کے اوپر FATF کیوں لٹک رہا ہے, یہ کویسچن میں اوورسیز دیس پردیس میں رہنے والوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. اتنا بڑا ملک جو اٹامک پاور ہو اور اس کو ایک شکنجے میں لایا جائے, کرونا پہ سب سے پہلے قابو پایا ہو اور دنیا کو حیران کیا ہو, لیکن مہنگائی کے معاملے میں ابھی تک پہلے نمبر پر. کرونا پاکستان میں جو ڈاکومنٹڈ ہوا, کرونا تھا, کرونا ختم نہیں ہوا, ٹیسٹ ختم ہوئے. WHO نے تو کہہ دیا کہ کرونا نے بہت سارا کام کیا ہے اور ہم نے بڑا اچھا کام کیا ہے. پاکستان میں کرونا کو قابو کر لیا گیا, مہنگائی کو میں آپ سے نہیں کیا گیا, 20% سے اوپر چلی گئی. اس کے الٹ پردیس میں رہنے والے پاکستانی ہوں یا پردیسی ہوں جو دوسرے ملکوں کے رہنے والے, وہ کرونا میں پس رہے ہیں اور ان کی اکانومی پہ ڈنٹ تو پڑا ہے, لیکن پاکستان جیسے اکانومی کا برا حال ہوا. یہ پلاننگ کا فقدان ہے. ہمارے جو فنڈ مینیجرز, پاکستان کے جو فنڈ مینیجرز ہیں جنہوں نے پاکستان کو چلانا ہے, وزیر اعظم سے لے کے کیبنٹ اور اپوزیشن, اس میں سبھی لوگ شامل ہیں اس مہنگائی میں. رائٹ ہینڈ اگر گورنمنٹ ہے تو لیفٹ ہینڈ اپوزیشن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے مساق پاکستان کریں گے تو اس دیش میں بھی پردیس کے ملکوں کی فضائیں آئیں گی, وہی سوشل سیکیورٹی سسٹم آئے گا. سر دیکھیں, اسی سے میں ایک اگلا سوال کرنے جا رہی ہوں. آپ پردیس کے ملکوں کی فضائیں آئیں گی سے سر مجھے ایک سوال یاد آ گیا. جو ہمارے پردیسی ہیں وہاں پہ تو بیٹھ کے اتنا سر محب وطن ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو پاکستان کے لیے یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, ایسے ہو جائے گا ویسے. جب پاکستان آتے ہیں در کے رنگ میں مل جاتے ہیں. سر یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہاں جان دینے کے لیے تیار ہے, یہاں پہ لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. وہ آپ نے محاورہ بچپن سے سنا ہو نا, پڑھی لکھی ماشاءاللہ بچی ہے, the man is known by company he keeps. Yes sir. جیسا دیش ویسا بھیس. بالکل سر. تو پاکستانی کہیں پہ بھی ہوں گے, جب وہ پاکستان میں آئیں گے تو وہ ریئل پاکستانی بنے گے. بالکل سر. جی تو سر میں وائنڈ اپ کروں اگر آپ کی اجازت ہو تو؟ بالکل وائنڈ اپ کریں, میں حارث صاحب کا انتظار کر رہا ہوں.
جی تو ایلیٹ کے بانی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان سے گفتگو کرنے کا بہت مزہ آیا اور بہت سی چیزیں اور ان کے سولوشنز کے بارے میں بھی پتہ چلا. اور ایک سوال انہوں نے آپ کے لیے بھی چھوڑا ہے جس کا جواب آپ نے ان کے فون نمبر پہ, جو فون نمبر نیچے دیا گیا ہے اس پہ آپ نے ان کا جواب دینا ہے. تو میں پھر ملوں گی اپنے شو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, اور ہو سکتا ہے سر کے ساتھ مجھے اگر دوبارہ سے موقع ملے تو امید تو ہے ویسے مل جائے گا. تو فی الحال دعا کیجیے گا اس طرح وہ ٹریفک میں لیٹ ہوتے نہیں سر. تو فی الحال کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. آپ دیکھ رہے تھے ہمارا پروگرام دیس پردیس وتھ شاہد اقبال بھٹی صاحب. اللہ حافظ.